हेलो स्टूडेंट, कक्षा 10 एसएसटी हम पढ़ रहे थे साख और वित्तीय संस्थान। इसमें आज का बिंदु है साख के संस्थागत और गैर संस्थागत स्रोत। यहाँ दो मैसेज मैं आपको देना चाहता हूँ। 10th बोर्ड में एग्जाम पर फोकस जब हम करते हैं तो बेसिकली अपना फोकस होना चाहिए क्वेश्चन पर कि क्वेश्चन क्या बनेगा और क्वेश्चन की प्रकृति कैसी होगी, क्योंकि हमें फेस करना है एग्जाम में क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन किस टाइप का होगा ये हमारे लिए बहुत जरूरी है समझना। यहाँ से इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा, गैर संस्थागत और संस्थागत स्रोतों को स्पष्ट कीजिए, या गैर संस्थागत या संस्थागत वित्तीय स्रोतों को स्पष्ट कीजिए। यह ऐसा आएगा, साख के संस्थागत और गैर संस्थागत स्रोत कौन कौन से हैं। 3-4 प्रकार के सवाल यहाँ से बनते हैं। तो ये संस्थागत कौन से हैं ये भी अपन डिटेल से पढ़ेंगे। गैर संस्थागत वित्तीय संस्थाएं कौन सी होती हैं ये भी हम पढ़ेंगे। आपको जोर इस पर देना है कि अपने को ये पहचानने में आने चाहिए कि इनकी विशेषता क्या होती है और ये किस प्रकार से कार्य करते हैं। एनसीईआरटी और आरबीएसई में अंतर क्या है? जब आप जानते हैं लोकल आरबीएसई चल रहा था तो रटंत विद्या पर आधारित था। जब एनसीईआरटी आया तो करके सीखने पर जोर दे रहा है। आपने देखा होगा कि जितने भी प्रीवियस ईयर के आप पेपर देखते हैं तो आपकी किताब के पीछे से हूबहू क्वेश्चन नहीं आते हैं, मॉडल पेपर से हूबहू क्वेश्चन नहीं आते हैं। क्वेश्चन की प्रकृति में कहीं ना कहीं चेंज है। इसका मतलब ये हुआ कि बच्चे ने क्लास में क्या सीखा है, बच्चे ने क्लास में टाइम दिया है या नहीं। अगर नहीं दिया तो उन क्वेश्चंस को पूरा नहीं कर पाएगा, क्योंकि क्वेश्चंस की प्रकृति क्लास से होती है। जैसे मान लीजिए आपके टॉपिक है साख के संस्थागत और गैर संस्थागत स्रोत स्पष्ट कीजिए। सिंपल क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा चेंज किया और इन्होंने कहा कि वित्तीय आधार पर, या यूं कहें संस्थागत और गैर संस्थागत साख के स्रोतों को स्पष्ट कीजिए। यूं कह सकता है ऋण के आधार पर संस्थागत और गैर संस्थागत स्रोतों को स्पष्ट कीजिए। हल्का सा कोई 19-20 वो चेंज करता है और उसमें बच्चे हो जाता है कंफ्यूज। अगर उसने क्लास स्टडी की है, क्लास पूरी अटेंड की है, तो उसे ये पता है कि वास्तव में इस सवाल का लिंक कहां से है। कोई शायद ही ऐसा बच्चा होगा जिसे आंसर नहीं आता हो। इस एनसीईआरटी में वर्तमान की जो एजुकेशन पॉलिसी है या वर्तमान में जो आरबीएसई का पैटर्न भी चल रहा है वो एनसीईआरटी आधारित ही है, क्योंकि इनका बेस एक ही फॉलो किया गया है। जो पहले वाली पुरानी वाली बुक थी उसमें रट्टा मार पद्धति थी, आपने पढ़ा रटा और सेम प्रकृति के क्वेश्चन होते थे, कोई चेंजेस उसमें नहीं होता था। लेकिन वर्तमान में जो आरबीएसई बोर्ड की जो किताबें हैं उनका भी पैटर्न उसी फॉलोअप पे आधारित है, जो गाइडलाइन है कि बच्चा करके सीखना चाहिए, बच्चे को समझने पर फोकस होना चाहिए। तो यहाँ से वो क्या करता है कि आपको क्वेश्चन की प्रकृति को हल्का सा वो क्या कर देता है, चेंज कर देता है। अब बच्चे को आंसर पता है लेकिन सवाल समझ में नहीं आ रहा कि ये सवाल कहाँ से आया है और इसका आंसर कौन से वाला मुझे राइट करना है। तो ज्यादा चैलेंज ये है कि क्वेश्चन की प्रकृति हम लोग समझें और क्वेश्चन क्या जानना चाहता है, हमें ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। फिर उसके बाद सेकेंड प्रायोरिटी में आता है आंसर, और आंसर लगभग सभी बच्चों को पता होते हैं, क्योंकि जब इतनी डिटेल से इतनी क्लासों में इतनी बार रिवीजन आप करते हैं, इतनी बार एग्जाम देते हैं हम लोग। मेहता स्कूल पैटर्न में इतनी जबरदस्त तैयारी का माहौल है, अभी तो कोविड काल चल रहा है, नहीं आप इतनी जबरदस्त तरीके से इतनी बार एग्जाम देते हैं, इतनी बार क्लास टेस्ट ओरल टेस्ट होते हैं कि आंसर में तो कहीं प्रॉब्लम आपको रहेगी नहीं और ना ही रहती है। बस हमें ज्यादा फोकस बोर्ड के एग्जाम में सिर्फ इसी बात पर करना है कि क्वेश्चन कैसा आएगा और इससे क्वेश्चन मैक्सिमम कितना वो घुमा सकता है, या मैक्सिमम लास्ट लिमिट हार्डनेस की क्या हो सकती है, सॉफ्ट क्वेश्चन इससे क्या बन सकता है। सीधा सिंपल फंडा, फोकस क्वेश्चन पे करना है, आंसर पे बाद में। आंसर पे होना फोकस जरूरी है, कितना पूछा जाएगा कैसा वो तो हम बहुत डिटेल से डिस्कस करते ही हैं, उसमें तो कहीं कंफ्यूजन होना ही नहीं है। लेकिन अगर हमें सवाल ही समझ में नहीं आया तो फिर वहां चैप्टर ही क्या हो गया, खत्म हो गया। साख की बात हमने कर ली थी। हम ये जानते हैं कि बहुत सारे व्यापारी, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी आय होती है कम। ध्यान से देखना, बहुत सारे व्यापारी लोग, संस्थाएं, बहुत सारी टीम, बहुत सारे समूह ऐसे होते हैं
जो बिजनेस करते हैं, काम करते हैं, चाहे वो कंस्ट्रक्शन बिल्डर्स हो सकते हैं, बिल्डरों का समूह हो सकता है, इंडिविजुअल बिल्डर हो सकता है, अपने हॉस्पिटल वाले हो सकते हैं, स्कूल वाले हो सकते हैं, घरेलू कार्य वाले हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदने वाले हो सकते हैं, XYZ कोई भी हो सकता है, सिंगल पर्सन भी हो सकता है। इनकी आय तो क्या है? कम। इनके खर्चे हैं ज्यादा। इनके खर्चे क्या हैं? ज्यादा। अब यहां पंगा हो गया। अगर मान लीजिए ये 10 रुपए कमाते हैं तो 10 रुपए खर्च कर सकते हैं, लेकिन इनकी कमाई तो कितनी है? 10 रुपए, और खर्च कितना करना है? 50 रुपए। अब इसमें जो डिफरेंस अमाउंट आया 40 रुपए, कहां से आए? इसके लिए क्या जरूरत पड़ती है? लोन की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है? लोन की जरूरत पड़ती है। तो सवाल नंबर 1, लोन क्या है? लोन क्या है? लोन का सिस्टम क्या है? जब आय तो क्या हो? कम, और व्यय क्या हो? ज्यादा, तो जो खर्चों के बीच का अंतर जो बचा वो हम किसके रूप में लेते हैं? लोन के रूप में हम लेते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? ऋण या लोन कहते हैं। अब ये लोन किसके आधार पर मिलेगा? ये लोन किन्हें मिलेगा? या लोन के लिए शर्तें क्या हैं? लोन के लिए आपको किस पेटी में रखा गया है? या लोन आप कहां कहां से ले सकते हैं? ये सवाल यहाँ पर बनते हैं। तो लोन की कैटेगरी कौन कौन सी है ये हमें किसी काम की नहीं है। लोन क्या होता है ये हमने देख लिया कि जब आय कम हो, व्यय ज्यादा हो, तो जो बीच का अमाउंट जो बचा है, व्यापार चलाने के लिए हो, बिजनेस चलाने के लिए हो, खर्चे चलाने के लिए हो, XYZ, आजकल तो हेल्थ के लिए, शादी के लिए, मकान के लिए, XYZ, आलपिन से लेकर प्लेन तक सारे लोन से ही चलते हैं। गाड़ी घोड़े, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट, मोबाइल एसेसरीज, XYZ, आप किसी भी काम के लिए लोन ले सकते हैं। इस लोन को कहां से आप प्राप्त कर सकते हैं? अपना सब्जेक्ट ये है। और लोन बांटने वाली संस्थाएं कितने प्रकार की होती हैं ये हमें पढ़ना है। ये 2 प्रकार की संस्थाएं होती हैं। पहली संस्था है, पहला है संस्थागत और दूसरा है गैर संस्थागत। ये स्रोत कितने प्रकार के लोन बांटने वाले? पहला तो है संस्थागत और दूसरा कौन सा होता है? गैर संस्थागत। अब यहां आपको और ध्यान से देखना है। संस्थागत वे होते हैं जो रिजर्व बैंक की गाइडलाइन के आधार पर कार्य करते हैं। एक बात, अब रिजर्व बैंक क्या है? रिजर्व बैंक को हम कहते हैं अंग्रेजी में RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसे हम एक नाम और देते हैं, बैंकों का बैंक, बैंकों का बैंक। इसे हम क्या कहते हैं? रिजर्व बैंक कहते हैं। बैंकों का बैंक क्यों कहा गया ये भी हम देखते हैं। इसकी स्थापना 1935 में हुई थी। आपको नॉलेज के ध्यान रखना है, अपने सिलेबस में ऐसा कुछ नहीं है। बैंकों का बैंक इसे इसलिए कहा जाता है, आप देखें यहां पर एक साधारण बैंक का नाम मैं यहां लिखता हूं, SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आम जनता का सीधा संबंध यहां से नहीं होता। आम जनता का सीधा संबंध कभी भी RBI से नहीं होता। अब बहुत सारे बच्चे कभी गए होंगे नए नोट लेने के लिए, कटे फुटे नोट जमा कराने के लिए, तो एक अलग मैटर है। वो एक सार्वजनिक हेल्प है इनकी कि अगर किसी को नए नोट चाहिए तो एक काउंटर वहां लगा रखा है हेल्प के लिए, संस्था के लिए। बड़े वित्तीय जो संस्थान हैं उनके लिए एडवाइजरी सिस्टम यहाँ रख रखा है। पुराने फटे नोट यहाँ पर एक निश्चित मात्रा में बदले जाते हैं, लेकिन ये वित्तीय लेन देन जनता से नहीं करता है। ये इंपॉर्टेंट बात है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक जिसे हम हिंदी में कहते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक है। इसकी शाखा अपने मोती डूंगरी गणेश जी के पास जगह है, सिविल स्टेडियम के पास, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, सुबोध कॉलेज के जस्ट बगल में इसकी शाखा है। रिजर्व बैंक राजस्थान का नहीं केंद्र का है और ये पूरे देश में कहीं ना कहीं अपनी ब्रांचेज रखता है। कंट्रोलिंग सिस्टम केंद्र सरकार से जुड़ा हुआ है इसका, और पूरे भारत के बैंकों का क्या करता है, ये नियंत्रण करता है।
अब यहाँ क्या हुआ, जनता का सीधा कांटेक्ट कभी भी इससे नहीं होता है, बैंक से कोई लेना देना जनता का नहीं है। फिर किससे लेना देना है, जितने भी बैंक भारत में है उनका संबंध इनसे होता है। जनता का जुड़ाव किससे, लोकल बैंकों से, एसबीआई है, आईसीआईसीआई है, जितने भी मान्यता प्राप्त है, एचडीएफसी है, बीओबी है, स्टैंडर्ड चार्टर है, जितने भी बैंक जिनको लाइसेंस दे रखा है जो भारत में वित्तीय लेन देन कर सकते हैं, उन सब का जुड़ाव किससे है, रिजर्व बैंक से। हम हमारी जमा कहाँ करवाते हैं, हम हमारी इनकम है, सेविंग है, जो भी है वो जमा कहाँ करवाते हैं, एसबीआई में। उसके बदले हमें क्या मिलता है, इंटरेस्ट, ब्याज। एसबीआई अपना निवेश कहाँ करेगा, या अपनी जो सेविंग्स होती है वो कहाँ डिपॉजिट करता है, आरबीआई में। कहाँ जमा करेगा, आरबीआई में, और उसके बदले भी उसे क्या मिलेगा, ब्याज मिलता है। अब इसको हम रिवर्स रिपो रेट और रिपो रेट में हम लोग जान सकते हैं, अपने किसी काम का नहीं, अपने सिलेबस में भी नहीं है। बैंकों को कितना ब्याज दर मिलेगा या बैंकों को कौन कौन से फैसिलिटी मिलेंगी, ये तय कौन करता है, आरबीआई ही तय करता है। जैसे मान लीजिए हमें ये दे रहा है 3.5% का सेविंग्स पे ब्याज, तो इसे लगभग इससे भी कम में रिजर्व बैंक इसे ब्याज देगा। तो कुल मिला के रिजर्व बैंक किन्हें ब्याज दे रहा है, एसबीआई वगैरह को ब्याज दे रहा है, और एसबीआई वगैरह किसे ब्याज दे रहे हैं, जनता को ब्याज दे रहे हैं। जनता की सेविंग्स कौन ले रहे हैं, ये बैंक ले रहे हैं। इन बैंकों की सेविंग्स कौन रख रहा है, आरबीआई रख रहा है। इसीलिए बैंकों का बैंक किसे कहा गया है, आरबीआई को कहा गया है। सवाल याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल आता है बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कहा जाता है, भारत के रिजर्व बैंक को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये सभी बैंकों के लिए रूल रेगुलेशन डेवलप करता है, नियम और कानून बनाता है, एडवाइजरी जारी करता है। आपको ध्यान होना चाहिए इसका मुख्य कार्य क्या है, साख को मेंटेन करना भी है। इसका मुख्य कार्य है नोटों का निर्गमन करना, या यू कहें मेकिंग, बनाना। नोट निर्गम करना ये इसी का कार्य है, नोट की प्रिंटिंग करना इसी का कार्य है। और आपको ध्यान होना चाहिए कि अर्थव्यवस्था का सारा संचालन यहीं से होता है, सरकार की गाइडलाइन के अनुसार। मेन मॉनिटर वित्त मंत्री और भारत सरकार है, लेकिन एडवाइजरी के तहत कार्य सारा यहीं से ही होता है। आपको ध्यान होना चाहिए कि सरकार को लोन देने का काम भी यही करते हैं। कुल मिला के ये कहा जाता है कि भारत के अर्थव्यवस्था से संबंधित जुड़े हुए सारे कार्य इसी के तहत होते हैं। लेकिन मेन जो मॉनिटर है, मेन जो एडवाइजरी सिस्टम है, वो इंडियन गवर्नमेंट का होता है। कितने नोट छपेंगे, कैसे छपेंगे, कौन से रूल्स होंगे, कौन से नोट बनाने हैं, कौन से नहीं बनाने, ये सारे नियंत्रण भारत सरकार के हैं। आपको याद होगा कि मोदी सरकार ने विमुद्रीकरण किया था, यानी कि नोटों का चलायमान मुद्रा से बाहर करना के काम किया था। 500 और 1000 के नोट इन्होंने बाहर निकाले थे। तो रिजर्व बैंक को आदेश जारी किए गए थे और रिजर्व बैंक ने नए नोट छापना शुरू किया और पुरानों को लेना शुरू किया। तो ये बैंकों का बैंक सिस्टम कहलाता है। अब अपने मुद्दे पर आते हैं। ये जितने भी बैंक हैं ये संस्थागत स्रोत कहलाते हैं, साख के। साख हमने देखा था, लोन को ही हम क्या कहते हैं, साख कहते हैं। और ये साख तय कैसे होती है, आपकी मार्केट में क्या वैल्यू है, आपके क्रेडिट स्कोर क्या है वर्तमान में, तो इसका आकलन क्रेडिट स्कोर के आधार पर होने लग गया है कि आपकी लोन चुकाने की कैपेसिटी क्या है, या आप भविष्य में कितना देने का वादा आप कर सकते हैं, उस आधार पर आपको क्या मिलेगा, लोन मिलेगा। तो पहला जो संस्थागत जो स्रोत है वो कौन से कहलाते हैं, बैंक और वित्तीय संस्थाएं कहलाती हैं, जो किससे रजिस्टर्ड होती हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, या यूं कहें भारत सरकार की गाइडलाइन के तहत काम करती हैं। इनमें जो लोन मिलेगा उसकी निश्चित शर्तें होती हैं, बाध्यकारी ज्यादा नहीं होती, हार्डनेस नहीं होती और इतनी सॉफ्ट भी नहीं होती। ये कस्टमर को ज्यादा परेशान नहीं कर सकती। इनका सबसे जो प्लस पॉइंट है, सबसे जो प्लस पॉइंट है, ये केवल लाभ के लिए कार्य नहीं करती। आपको ये समझना होगा, संस्थागत जो साख के केंद्र हैं ये केवल लाभ के लिए काम नहीं करते, ये सामाजिक कार्य भी करते हैं, सामाजिक कार्य भी ये करते हैं।
ये जीवन स्तर को ऊंचा बढ़ाने के लिए, जीवन स्तर को ऊंचा बढ़ाने के लिए भी कार्य करते हैं। ये लोगों की आमदनी बढ़ाने के लिए भी कार्य करते हैं। ये राज्य सरकार, और आपने देखा होगा देश के संविधान ने एक वादा किया था कि आमदनी आजीविका के साधन मिलने चाहिए, और आजीविका के स्रोत कहाँ से मिलते हैं? अपने कुटीर उद्योग लगा सकते हैं, सेल्फ डिपेंडेंट कार्य कर सकते हैं, और उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए ये संस्थाएं क्या करती हैं? कार्य करती हैं। क्या देती हैं? लोन देती हैं। आपको याद होना चाहिए। तो हमने दो चीजें यहाँ पर देखी। पहला वो जो इसमें हमने देखा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है। इसकी स्थापना 35वें हुई थी, अंग्रेजों के समय हुई थी। वित्तीय संचालन उस समय अंग्रेजों के अधीन ही था। देश आजाद हुआ, इसका राष्ट्रीयकरण हुआ और नेशनलाइजेशन हुआ। उसके बाद बहुत सारे बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी हुआ। जो चीजें अंग्रेजों के पास थी वो तो वैसे की वैसे हमारे पास ट्रांसफर हो गई। बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? रिजर्व बैंक को कहा जाता है, क्योंकि ये बैंकों से जमाओं को प्राप्त करता है और बैंकों को लोन के रूप में राशि देता भी है। बैंकों के लिए रूल रेगुलेशन बनाता है। ये सारी चीजें हमने देख ली। जनता सीधे किससे जुड़ती है? बैंकों से। और बैंक सीधे किससे जुड़ते हैं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से जुड़ते हैं। अब यहाँ पर हम दो देखते हैं, एक तो संस्थागत साख के स्रोत और गैर संस्थागत साख के स्रोत। संस्थागत में कौन कौन से आते हैं? सारे तो बैंक आते हैं। वे संस्थाएं जो भारत सरकार के उपक्रमों से जुड़े हुए हैं, या यूं कहें सरकार की गाइडलाइन का फॉलो करते हैं, यानी कि बैंकों से जुड़े हुए संबंधित वित्तीय संगठन जो रिजर्व बैंक की गाइडलाइन पे काम करते हैं, चाहे वो बैंक हो या बैंकों जैसी कोई वित्तीय संस्थाएं। यहाँ पर इनका उद्देश्य क्या क्या है? सामाजिक कार्य के लिए। इनका उद्देश्य केवल लाभ कमाना नहीं है कि जनता को हमने सिर्फ पैसा दिया, उस पैसे से ब्याज आएगा और ब्याज आएगा और ब्याज आएगा, और अगर नहीं चुकाया तो उसकी प्रॉपर्टी भी आ जाएगी। इनका उद्देश्य ये नहीं होता है। इनका उद्देश्य है हमें ब्याज लेना है और सहूलियत के साथ लेना है। कस्टमर्स को, उपभोक्ता को, जनता को रियायत देनी है, जनता को डेवलप करना है, बर्बाद नहीं करना। जीवन स्तर ऊंचा, लाइफ स्टाइल यानी कि जो जीने की जो चीजें होती हैं, स्वास्थ्य है, रोजगार है, शिक्षा है, इन सब में ये निवेश करते हैं, इन सब में सहायता ये लोग करते हैं। आमदनी बढ़ाने का काम भी इन्होंने किया है। आम जीवन में आमदनी बढ़ाने का स्रोत होता है एक्स्ट्रा इनकम या एक्स्ट्रा उद्योग। तो इनके लिए भी क्या देते हैं? कहीं ना कहीं लोन देते हैं, और लोन तो देना इनका मूल कार्य है ही है। अब गैर संस्थागत स्रोत, इसमें कौन कौन से आते हैं? एक तो साहूकार आते हैं, एक कौन से ब्याज पर देने वाले लोग होते हैं, एक इसमें आता है जो कहीं ना कहीं अगर हम देखें गिरवी रखने वाला काम, गिरवी रखने वाले लोग। इसमें सोर्स बहुत कम है। साहूकार का मतलब आपने देखा होगा कि मार्केट में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो किसी के रेफरेंस से आपको पैसा दे देंगे। इनका ब्याज बहुत ज्यादा होता है, यानी कि मूलधन बहुत जल्द डबल हो जाता है। ब्याज के मोटे ब्याज पे लोग देने वाले होते हैं। गिरवी, कुछ भी सामान, आपकी जमीन के बदले लोन मिल गया, ज्वेलरी के बदले लोन मिल गया, गाड़ी के बदले लोन मिल गया, और एक प्रकार से शोषण का केंद्र होते हैं। गैर संस्थागत संस्थाएं साख निर्गमन पे ध्यान नहीं देती। इनका एकमात्र उद्देश्य होता है केवल और केवल क्या करना? लाभ कमाना होता है। इसमें लोग क्यों फंस जाते हैं? क्योंकि बैंकों के जो रूल और रेगुलेशन हैं, बैंकों के जो नियम कानून हैं, बेहद कठोर हैं। ऐसे में गरीब आदमी के पास पैन कार्ड नहीं होता, उसके पास प्रॉपर्टी रखने के लिए कोई नहीं होता, उसके पास कोई गारंटर नहीं होता। आपने देखा होगा मोदी सरकार ने अकाउंट्स ओपन का जो सिस्टम किया, उसके बाद लोगों को बैंकिंग सिस्टम को समझ में आया है। उससे पहले तो बहुत सारे लोग तो अकाउंट होल्डर भी नहीं थे। तो ऐसे में बैंकों के कार्य पूरे कहाँ से होंगे? 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट, उसमें मिनिमम बैंकों का मिनिमम चार्ज मेंटेन करना, एटीएम रोल करना सिस्टम उनको नहीं पता होता। बैंक जो लोन देने की शर्तें रखता है उसमें से बहुत सारी शर्तें हम लोग पूरी नहीं कर सकते, आम आदमी पूरा नहीं कर सकता।
इसीलिए हमारा ध्यान किस साइड जाता है, गैर संस्थागत साहूकारों की तरफ जाता है, ब्याज पे रकम देने वालों की तरफ जाता है, यूं कहें खंडी वालों की तरफ जाता है, सोसाइटी जैसे सिस्टम में जाता है। कहीं ना कहीं ये वे स्रोत हैं जो हमारी रिक्वायरमेंट को पूरा तो करते हैं लेकिन बहुत मोटे ब्याज पर पूरा करते हैं और ये शोषण का मुख्य केंद्र है। उदाहरण मैं आपको बताता हूं उड़ीसा का। उड़ीसा की यदि हम बात करें तो यहाँ बंधुआ मजदूरी सिस्टम चलता है। बंधुआ मजदूरी यहाँ क्या होता है कि एक किसान खेती कर रहा है, उसको लोन इस बैंकों से तो मिलेगा नहीं, ये यहाँ से लोन लेगा और उससे क्या मिला, ब्याज पर क्या मिल गई, रकम मिल गई, पैसा मिल गया। ये इस किसान ने क्या सोचा कि इस साल मेरी क्या होगी, फसल बहुत अच्छी होगी और मैं पूरी फसल से क्या चुका दूंगा, कर्जा चुका दूंगा। फसल अच्छी नहीं हुई। अब यहाँ एक गेम शुरू हो गया। ब्याज की रकम तो वो दे ही नहीं पाया, मूलधन भी नहीं दे पाया। तो जो पैसा उसने लिया था, जैसे मान लीजिए इसने 10 रुपए लिया था एग्जाम्पल के तौर पर, 2 रुपए ब्याज हो गया, तो टोटल कर्जा कितना हो गया, 12 का। और ये कुछ चुका ही नहीं पाया क्योंकि इतना ही हुआ जिसमें उसकी खाने का काम ही चलता है। नेक्स्ट ईयर फिर 10 लेगा, तो अभी टोटल उसका कितना हो गया कर्जा, 22 रुपए, जो उसकी कैपेसिटी से बाहर हो गया। अब इस 22 रुपए का ब्याज इतना ज्यादा हो जाएगा कि उसकी जमीन ही बिक जाएगी, उसकी जमीन ही गिरवी रख जाएगी। साहूकार इस जमीन का क्या बन जाएगा, मालिक बन जाएगा। क्योंकि जो सिस्टम यहाँ आना था, फसल होनी थी, ब्याज चुकाना था, पैसा देना था, लेकिन ब्याज ही नहीं चुक पा रहा, पैसा तो बहुत दूर की बात है। ऐसे में धीरे 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 वो जमीन का जो कॉस्टिंग है, वैल्यू है, जमीन का जो प्राइस हो सकता था, उस प्राइस जितना ये ब्याज जोड़ लेता है और चक्रवर्ती ब्याज से इतना जबरदस्त तरीके से ये पैसा बढ़ता है कि जमीन का मालिकाना हक किसके पास चला जाता है, गैर संस्थागत स्रोतों के पास चला जाता है। ऐसे ही आपने देखा होगा, हमारे यहाँ ठेले वाले होते हैं, बहुत सारे पतासी वाले होते हैं, इनको जब पैसे की जरूरत होती है तो ऐसे ही संस्थाओं में ये जाते हैं, यहाँ से मोटे ब्याज पर पैसा लेकर आते हैं और फिर ये चुका नहीं पाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये इस काल कर्म के चक्र में या इस चक्र में फंस जाते हैं, जो कहीं ना कहीं हमारे लिए अच्छी चीज नहीं है। अब इसका एक एग्जांपल और देखते हैं। मैं आपको ऋणात्मक साख और धनात्मक साख की बात आपको समझाता हूं। आपके सिलेबस में तो ये नहीं होगा। साख 2 प्रकार की, धनात्मक और ऋणात्मक। धनात्मक साख किसे कहते हैं, ऐसी साख जो आपके व्यापार को क्या कर दे, बढ़ा दे, व्यापार को क्या कर दे, बढ़ा दे, क्या कहलाती है, धनात्मक साख कहलाती है। ऐसी साख जो आपको क्या कर दे, नुकसान पहुंचा दे या सहायता ना करे, सहायता ना करे। और ये क्या करेगी, व्यापार को बढ़ा दे या सहायता करे, क्या कहलाता है, सकारात्मक साख कहलाता है, पॉजिटिव साख कहलाता है। एक एग्जांपल देखें, एक जूतों का व्यापारी है, XYZ किसी का भी कर लो, एक मोबाइल का व्यापारी है और इस मोबाइल के व्यापारी ने बैंक से लोन लिया 10 लाख रुपए। इसके पास कुछ नहीं था, 1 लाख रुपए की इसके पास इनकम थी, यानी कि 1 लाख रुपए जमा पूंजी इसके पास थी। टोटल वैल्यू कितनी हुई, 11 लाख रुपए इसके पास हो गई। और इसने एक बहुत अच्छी क्या कर ली, शॉप ओपन की। इस शॉप की जो इनकम है वो 50 से 60 हजार रुपए पर मंथ है, क्या आ रही है, पर मंथ है। और इसकी जो किस्तें आएंगी इस 11 लाख की, वो आ रही है 20,000 के आसपास, यानी कि 40,000 रुपए पर मंथ ये क्या कर रहा है, कमा रहा है। ये धनात्मक साख हुई। धनात्मक साख में, साख का मतलब क्या हुआ, व्यापार में क्या हुई, बढ़ोतरी। व्यापार में बढ़ोतरी किसके कारण हुई, लोन के कारण। 1 लाख रुपए खुद के पास था, 10 लाख रुपए बैंक ने दिए, कम ब्याज पर दिए, व्यापार बहुत अच्छा चला।
11 लाख रुपए का लोन उन्होंने चुकाना शुरू किया और लोन चूक भी जाएगा, और उसी पैसे से कमा कितना रहा है, 40,000 पर मंथ कमा रहा है पूरी किस्त देने के बाद भी। तो एक समय ऐसा आएगा, कुछ समय जितना समय लिया है कि उसकी इनकम भी लगातार चलती रहेगी, दुकान भी उसकी हो गई, व्यापार भी उसका हो गया, 11 लाख भी उसके हो गए, और वो आजीवन कमाता हुआ भी चला जाएगा। व्यापार में क्या हुई, बढ़ोतरी हुई, व्यापार में क्या हुई, सहायता हुई। दूसरी साइड देखते हैं हम लोग, इधर क्या हुआ, इन्होंने खेती के लिए लिया लोन, कितना, 1 लाख रुपए, फसल नहीं हुई, फसल नहीं हुई तो जो पॉजिटिवनेस होनी चाहिए था वो कहां चला गया, नकारात्मक में चला गया। इसमें सिर्फ खेती का ही उदाहरण नहीं, हम गाड़ी व्हीकल्स का भी ले सकते हैं। व्हीकल्स हमने लिया, नहीं चला, बर्बाद हो गए, और उसमें ब्याज ही हम नहीं चुका पाए, तो ये जो पॉजिटिव की जगह क्या आया, नकारात्मक यहाँ रिजल्ट्स आया। जो व्यापार चलना चाहिए था वो क्या हो गया, बर्बाद हो गया। तो कहीं ना कहीं ये नकारात्मक जो साख है वो किस में पाई जाती है, गैर संस्थागत स्रोतों में पाई जाती है, और सकारात्मक कहां से आती है, धनात्मक यहां से आती है। ये 2 प्रकार की साख है। जब आपके व्यापार को पॉजिटिवनेस मिले तो धनात्मक साख का उदाहरण है, और ऋणात्मक साख का मतलब है नकारात्मक एटीट्यूड, नकारात्मक रिजल्ट्स आने लगे।